Okay, once again, friends, welcome back. And today we're going to start a fifth chapter. So the chapter name is magnetism and matter. देखो चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या किया था कि चैप्टर 4 के अंदर हमने कोई चार्ज अगर मोशन में है तो उसके द्वारा करंट तो फॉर्म होगा, तो साइमल्टेनियसली द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड. सो दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट्स. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के कुछ और फंडामेंटल डिस्कस करेंगे. हम कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल भी डिस्कस करेंगे कि जिसके इनहेरेंटली उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है. ऐसे कुछ मटेरियल्स का भी हम डिस्कस करेंगे. और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं कि अगर उसको आप एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हो तो उसके बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकाल देते हो तो भी आफ्टर दैट आल्सो दे विल पोजेस सम मैग्नेटिक फील्ड्स. उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा. तो ये चैप्टर का द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इनिशियली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है कि भाई मैग्नेटिज्म क्या है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पूरे यूनिवर्स में है, सारे गैलेक्सी के अंदर, इनफैक्ट इन अवर ह्यूमन बॉडी, इन अवर सेल्स, एटम्स, सब जगह पे किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई ओरिजिन है कि जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रेवेलिंग, वो वहां पे है, पूरे यूनिवर्स में है. इनफैक्ट इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन काइंड, हमारा जो इवोल्यूशन है उससे पहले से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में है. मैग्नेशिया वॉज द आइलैंड इन द ग्रीस, जहाँ पे जो शेफर्ड्स थे, तो वो लोग क्या है कि उसके जो शूज थे, तो उसके स्टड्स, मतलब वहाँ पे जो आयरन का जो शूज के अंदर आयरन का जो स्टड होता है, नेल्स जो होते हैं, तो दे फाउंड दैट when they move in the ground, they found that the nails on their shoes are sticked with the ground. मतलब कुछ एट्रैक्शनल फोर्स उन लोगों को फील हुआ कि ये जो आयरन मटेरियल के जो नेल्स है शूज में जो माउंट किए हुए हैं, तो उसको अर्थ के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स, एट्रैक्शनल फोर्स लगता है. तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई अर्थ के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होगा कि जो ये आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है. So the magnet name is came from that Magnesia island, which was in the Greece. Chinese people are the first to use a magnetic needle to find the direction. तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए चाइनीज लोगों ने यूज किया था. मैं बताऊं आपको कैसे काम करता है पूरा चीज. तो फ्रेंड्स, आपको ये शायद पता होगा कि अर्थ का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है. और जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ अर्थ का जो होता है, तो दिस इज द जियोग्राफिक एक्सिस. तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है कि जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, it is a north direction of the earth, and obviously it is a south. but उसके जियोग्राफिक नॉर्थ के स्लाइटली उसके बाजू में मैग्नेटिक, अगर अर्थ को हम मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो उसका साउथ पोल वहां पे कुछ नजदीक वहां पे होगा. तो अगर ये जो वर्टिकल लाइन है वो अगर हम उसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, वो थोड़ा इंक्लाइन लाइन जो है वो हमारे लिए मैग्नेटिक एक्सिस है. और ये यहाँ पे जो पोल होता है दैट विल बी अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ अर्थ्स मैग्नेट. एंड जहाँ पे जियोग्राफिक साउथ है उसके सहज बाजू में क्या होता है, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट होता है. तो फ्रेंड्स, ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ओरिएंटेड होता है. तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सपोज कि हम जहाँ पे खड़े हैं
तो वहाँ पे सपोज के सामने के साइड जियोग्राफिक नॉर्थ है, और इस ऑब्वियसली दिस साइड इज द जियोग्राफिक साउथ। तो हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कहाँ से कहाँ पे होता है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जैसे पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंटर होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में का क्या होता है कि वो नॉर्थ पोल में से बाहर निकलती है, साउथ पोल में वो एंटर होती है। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। पर हमको पता है कि अर्थ के बारे में हमको ये पता है कि जहां पे अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है वहां पे एक्चुअली मैग्नेट का क्या है, बोलो। जियोग्राफिक साउथ। जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेटिक क्या है? साउथ पोल। अच्छा सॉरी, हाँ बराबर। हाँ, एंड जहां पे जियोग्राफिक साउथ है वहां पे मैग्नेटिक क्या होगा? नॉर्थ पोल। हाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो वैसे मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ होता है, बट मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। बट अगर हम देखें तो जियोग्राफिकली अगर देखते हैं तो कहाँ से कहाँ पे होगा? अगर उसको ऊपर से नीचे, ऊपर कहाँ से से नीचे, नॉर्थ टू साउथ। हाँ, जियोग्राफिक नहीं नहीं नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके मैग्नेटिक साउथ तरफ होता है। वो ऑब्वियस चीज़ है, बिकॉज नॉर्थ पोल में से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पोल में जाता है। बट ये मैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं जियोग्राफी के लिए सोचूं तो वो क्या कहाँ से कहाँ पे मैग्नेटिक, आप देख सकते हो फिगर में कि जियोग्राफिकली अगर हम उसको बोलना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से पोल से कौन से पोल तरफ है? सो कैन आई से? साउथ टू नॉर्थ। या, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of Earth's magnetic field is from geographic south to geographic north। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रेंड्स? क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। फ्रेंड्स, ये पता चला। देखो, मैग्नेटिक मैं भी है ना आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो अर्थ का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो साउथ पोल के साइड है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो नॉर्थ पोल के साइड है। तो दैट इज व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये पहली नजर से हमको ये सेंटेंस थोड़ा हमको कंट्रोवर्सी लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यस, इट इज नॉट टू साउथ, बट इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो अगर जियोग्राफिकली बोलना है तो उसको बोल सकते हैं कि जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अब जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करने का ट्राई करेगा? अगर आप कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल, पैरेलल होने ट्राई करता है। एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने का ट्राई करेगा। तो सिमिलरली अगर आप कोई मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल अरेंज होने का ट्राई करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल कैन बी ट्रीटेड एज अ कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या हुआ? डाइपोल, डाइपोल का मतलब जिसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो हमारी जो सिंपल सी मैग्नेटिक जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, तो वो नीडल को ही हम ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक नीडल को ऐसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली रोटेट हो सके, ऐसे अगर आप उसको मतलब हैंग करते हो, सस्पेंड करते हो, विच कैन रोटेट फ्रीली, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगी। तो मैग्नेटिक नीडल जो है ना, वो हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऐसे अलाइन हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीडल हमारा ऐसे अलाइन हो जाएगा अर्थ के
मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अलाइन हो जाएगा। बट मुझे बताओ कि कौन सा पोल कहाँ पे जाएगा, ऊपर की साइड नॉर्थ पोल जाएगा या नीचे की साइड नॉर्थ पोल आएगा? तो नीडल का नॉर्थ जाएगा, ऊपर ऊपर की के साइड नीचे। नॉर्थ पोल। हाँ, तो नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है। तो ये ऊपर की साइड मैग्नेटिक साउथ है, मतलब नीडल का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ रहेगा, साउथ पोल नीचे की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपके पास कंपास है, कभी देखा आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखा? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखा? हाँ सर, मतलब थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। वो जैक स्पैरो, कप्तान जैक स्पैरो के पास एक मैग्नेटिक नीडल था। तो फ्रेंड्स, देखे। हाँ, अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है और अगर आपको उसको अर्थ के रोटेशन, अर्थ के ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हर एक जगह पे होता ही है। मतलब अगर आपको, आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे रख दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो नीडल है ना, वो ऐसे अलाइन होगा कि उसका नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक नीडल कैसे अलाइन होगा कि मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट एंड वेस्ट है। तो बाय दिस वे, बाय दिस वर्च्यू ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, हम उसका डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस वाज फर्स्टली डन बाय द चाइनीज पीपल। तो आपको मैग्नेटिक नीडल को, आपको पता नहीं है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से डायरेक्शन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, जहां पे आप बैठे हो वहां पे आपको एक सिंपल सा मैग्नेटिक नीडल को लेना है। कुछ किचन्स में भी ये आता है, कभी कभी आपने देखा होगा शायद। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो मैग्नेटिक नीडल है ना, खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। तो हमने अभी जो थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस किया उसके बेस पे हमको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा। So automatically north pole of the magnetic needle will be aligned in the direction of north and magnetic needle का south जो पोल है वो साउथ डायरेक्शन में रहेगा। तो उसके द्वारा हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है, हम जहाँ पे खड़े हैं तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कौन से डायरेक्शन को बोल सकते हैं, वो ऐसे हमको पता चल जाएगा बाय द सिंपली यूज ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि एक चाइनीज एम्परर था, हुआंग टी। तो हुआंग टी वाज द चाइनीज एम्परर। तो क्या था कि जब जब वो उसके साथ वॉर हुआ, दूसरे एनिमीज के साथ वॉर हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारा फोग था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ पे मतलब अटैक करना है, पता ही नहीं चल रहा था, बहुत फोग था वहाँ पे। तो हुआंग टी के जो इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक ऐसा, देखो मैं बताऊँ आपको क्या किया, बहुत ही मस्त ट्रिक किया उन लोगों ने। तो उन लोगों ने ऐसा एक, देखो एक स्टेचू बनाया। और क्या किया उन लोगों ने, हुआंग टी के जो इंजीनियर्स थे उन लोगों ने एक स्टेचू बनाया और यहाँ पे एक मैग्नेटिक स्टेचू बनाया और यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेट यहाँ पे फिक्स किया कि ये साउथ आ जाए और ये नॉर्थ आ जाए, ऐसे इस टाइप का मैग्नेटिक अरेंजमेंट किया उन लोगों ने। तो मतलब ये जो स्टेच्यू है उसका जो फिगर है वो ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में रहेगा, ये जो पूरा साउथ। को रोटेट हो, ये पूरा स्टेच्यू रोटेट हो सके ऐसा रखा, रोटेट हो सके ऐसा रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली हमको ये भी पता है कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन आपको शो करेगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। उन लोगों को ये पता था कि जो एनिमीज है, एनिमीज का जो रीजन है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो उन लोगों ने ऐसा एक स्टेच्यू बनाया कि जिसका मैग्नेट का साउथ पोल उसके मतलब ये फिंगरिंग उसके फिंगर के में हो। हर्ष त्रिवेदी, हर्ष कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, भूल से हो गया। अच्छा, तो अब क्या है कि फोग है कि नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उन लोगों को पता चल जाएगा साउथ का डायरेक्शन कौन सा है। तो उन लोगों के जो सोल्जर थे वो ये स्टेच्यू को देख के पता कर सकते थे कि भाई साउथ डायरेक्शन कौन सा है, और फिर वहां पे उन लोगों ने अटैक किया। तो सर लोग, हाँ बोलो।
सर लेकिन नॉर्थ को रिपेल नहीं करेगा। अरे भैया, मैंने उसी वही तो बताया जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अरे यार, पूरा चीज खत्म हो गया भैया। देखो, ये नीडल दिखा आपको? चलो, आप क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। सर नॉर्थ को रिपेल नहीं करेगा तो वो अच्छा, नॉर्थ के नॉर्थ अंदर नॉर्थ को जाएगा। रिपेल करेगा तो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा वो? साउथ की तरफ। अच्छा, साउथ की तरफ। मतलब देखो, यहाँ पे आपके पास दो टाइप के पोल्स है, जियोग्राफिक पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स। जियोग्राफिक पोल्स जो है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो सब हमने डिजाइन किया हुआ है। वो सब हमने अर्थ के अलग अलग पार्ट को, देखो लॉन्जिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, ये हमने बनाया हुआ सिस्टम है। लॉन्जिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, वो सब हमने बनाया है अ, हमारे सहूलियत के खातिर। हमको ये अर्थ का अलग अलग लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट हमने बनाया। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेचुरल है। तो ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ है, वो तो हमने उसका नाम दिया है कि भाई इसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ बोलेंगे, इसको जियोग्राफिक साउथ बोलेंगे। बट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेचुरल है। और वो हमको बाद में पता चला कि हमने जिन लोगों को जियोग्राफिक नॉर्थ हमने जिसको बोला था, वहां पे एक्चुअली मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का साउथ जनरेट होता है। तो अब देखो, ये आपका कौन बोल रहा है अभी, किसने क्वेश्चन पूछा? साकिर। तो साकिर, ये आपका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, तो वो कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट होना चाहिए? साउथ। नहीं, ऐसा बोलना चाहिए आपको कि सर वो ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है ना, वो मैग्नेट के साउथ पोल में अट्रैक्ट होगा। वो मैग्नेट के साउथ डायरेक्शन में जाएगा। हाँ हाँ सर, खबर है, पड़ तो गई ये मुझे। मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे है, और जहाँ पे मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, वहां पे एक्चुअली जियोग्राफिक नॉर्थ है। यस सर। जब हम जनरली नॉर्थ एंड साउथ बोलते हैं, जब मैं जनरली नॉर्थ एंड साउथ ऐसा बोलता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जियोग्राफिक समझना है। वो ऑटोमेटिक जियोग्राफिक समझना है। ओके। तो क्या मैं अब ये सब बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा? ये क्लियर हो गया अभी आपको? यस सर। तो ऐसे सब, मतलब यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है। तो ये हिस्ट्री आप पढ़ना, ये थोड़ा स्टोरी भी दिया हुआ है हुआंग टी का। और उसके बाद जाके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि राइट डाउन सम जनरल आइडियाज रिगार्डिंग ऑन द मैग्नेटिज्म। तो सम कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म। चलो, उसके पहले ये सारा इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, किन लोगों ने सबसे पहले मैग्नेट का फाइंड किया, इन्वेंशन किया, किन लोगों ने उसका यूज़ किया डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और एक स्टोरी भी लिखा हुआ है कि भाई हुआंग टी जो था, उन लोगों ने कैसे ये एनिमीज को उसको एनिमीज को डिफीट किया। वो सब इंट्रोडक्शन है, वो सब खत्म। वो पूछने के लिए नहीं है, वो आपको जस्ट समझने के लिए है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है, राइट डाउन सम कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग द मैग्नेट। चलो, आप बताओ, आपको क्या पता है मैग्नेट के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक बारे के बारे में आपको क्या पता है? चलो, कुछ ना कुछ बोलो। कोई कुछ बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, आपको जो भी आइडिया हो बोल सकते हो आप। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। इट इज नॉट द 100% करेक्ट, इट इज जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ। 100%। वो आप जो बोले वो करेक्ट नहीं है। और कुछ बताना चाहते हो? देखो, मैं आपको बताऊं। डायरेक्शन सर ऑफ। पोल्स की तरफ नैरो हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डेंस होता है, और इक्वेटर की तरफ बहुत मतलब डेंसिटी कम होती है, बहुत हाँ, तो स्ट्रेट। ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर एट द पोल, लेसर एट द इक्वेटर, ऐसा कह सकते हैं। सही बात है। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर एट द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर, कह सकते हो, एकदम बराबर है। बट सबसे पहले बेसिक ऐसा है, नंबर वन, कि अर्थ पजेस द मैग्नेटिक फील्ड,
and it is from geographic south to geographic north. Earth is having a magnetic field from geographic south to geographic. देखो क्या लिखा है सबसे पहले, the earth behave as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to geographic north. तो ये आपको पता चला, geographic south to geographic north. इन ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, इन ब्रैकेट क्या लिख सकता हूँ, बोलो बोलो क्या लिखना चाहिए. मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ. हाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ. चलो सेकंड वन, when a bar magnet, that is our magnetic needle, is freely suspended in the north south direction, then the tip which is towards the north is called the north pole of the needle, and the tip which is pointed towards the geographic south is called the south pole of the magnet. क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर कोई मैग्नेटिक नीडल को आप प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वाइस वर्सा जो नॉर्थ डायरेक्शन में जिसका पॉइंटिंग है वो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ डायरेक्शन में जिसका पॉइंटिंग है वो साउथ पोल है. दैट इज जस्ट वी हैड डिस्कस्ड. तीसरी चीज, ऑब्वियस चीज है कि अगर आप दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नजदीक लाते हो या साउथ पोल को नजदीक लाते हो तो वो रिपल्जन होगा. मतलब लाइक पोल्स टुगेदर रिपल्सिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो तो ऑब्वियस चीज है. And number 4 is the very most important thing. Irrespective of the electrical dipole, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको दोनों को सेपरेट कर सकते हो, उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो. So that is the difference between the electrical and electricity and magnetism. Suppose कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और सपोज कि मैं उन दोनों को सेपरेट करने का ट्राई करूंगा, तो जैसे ही मैं इन दोनों को सेपरेट करने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा भैया बताया आपको, तो दिस बोथ द पार्ट विल बिहेव एज अ इंडिविजुअल मैग्नेट. मतलब यहाँ पे एक साउथ अलग से जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ अलग से जनरेट हो जाएगा, ये साउथ. तो जैसे ही मैं कोई मैग्नेटिक के नॉर्थ एंड साउथ को सेपरेट करने का ट्राई करूंगा, तो जहां से मैंने सेपरेशन किया वहां पे नए पोल्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे. मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल नॉर्थ पोल एंड सिंगल साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल. आपने घर में भी ये किया होगा कि कभी आप मैग्नेट को तोड़ देते हो, तो जितने भी उसके जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रेगमेंट्स है, वो सारे फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, वो आपको पता होगा. तो बात ये समझ में आया फ्रेंड्स. अनलाइक इलेक्ट्रिकल मोनोपोल इज पॉसिबल एग्जिस्टिंग, बट मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट बी पॉसिबल. तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द मैग्नेट, वो आपको एज अ 2 मार्क प्रिपेयर करना है. इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है कि बार मैग्नेट की बात करेंगे हम. तो बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. चलो, तो बार मैग्नेट एक नेचुरल मैग्नेट है, उसमें नेचुरली ही मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ होता है बार मैग्नेट के अंदर. और ऐसा पता है कि वो बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल में से बाहर निकलेगा, साउथ पोल में एंटर होगा, एंड अंदर की साइड मैग्नेट के अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है. मतलब लुक एट दिस फिगर. सपोज ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होता है कि नॉर्थ में से वो फील्ड लाइंस बाहर निकलती है एंड वो साउथ में एंटर होती है. साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती है, नॉर्थ में से बाहर निकलती है. और मैग्नेट के अंदर आप देखो तो मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन क्या से क्या होता है, मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है. तो ये क्या हुआ पता चला आपको, क्लोज लूप फॉर्म हुआ. तो magnetic field lines always form a closed loop, while the electrical field lines of a stationary charge never form a closed loop. तो friends, electrical
डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल में दो बेसिक डिफरेंस है. There are two basic difference between the electrical dipole and magnetic dipole. कोई मुझे बताएगा कौन से दो डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में दो. सेपरेशन वाळू तो पहला डिफरेंस क्या है? सेपरेशन वाळू Individual existence of electrical monopoly is possible, while individual existence of the magnetic monopoly is not possible. Number one. Number two. Electric field lines form a closed loop, but magnetic field lines electric field lines do not form closed loop, but magnetic field lines forms closed loop. For a stationary charge distribution, electric field lines always cannot form a closed loop, while the magnetic field lines always form a closed loop. और हम अब बार मैग्नेट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मैं बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन कर रहा हूँ. तो ये जो मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेटिक पोल का जो इंटेंसिटी होता है, मैग्नेटिक पोल इंटेंसिटी, तो उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो काम चार्ज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो काम चार्ज करता है वो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे करेगा, तो उसको मैं P बोल दूंगा, पोल स्ट्रेंथ. तो फ्रेंड्स सपोज के अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, सपोज के ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल कितने कितने स्ट्रांग है, तो उसका जो स्ट्रांगनेस है उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं. ये दो पोल के बीच का जो लेंथ है ना, उसको मैग्नेट की लेंथ बोलते हैं. सो इसको मैं जो ना 2L से डिनोट करूंगा, 2L मैग्नेटिक. बट वो मैग्नेट के एक्चुअल लेंथ से थोड़ा कम होता है, बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स जो है, मैग्नेटिक पोल्स जो है वो बार मैग्नेट के थोड़े अंदर होते हैं. तो मैग्नेट का जो लेंथ है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मैग्नेट का जो एक्चुअल लेंथ, जियोग्राफिक लेंथ है, और मैग्नेटिक लेंथ जो दो पोल के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है. एंड द रिलेशन इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज एक्चुअली 5/6 टाइम्स देन इट्स अ जियोग्राफिक लेंथ. 5/6 का मतलब थोड़ा कम है, थोड़ा ही कम है. बट हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल MCQ सॉल्व करने के लिए, जब आपको मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक लेंथ लेके ही हम सॉल्व कर देंगे. मैग्नेट का जो लेंथ दिया हुआ है उसी को हम मैग्नेटिक लेंथ लेके सॉल्व कर देंगे. बट एक्चुअली मैंने आपको नॉलेज दिया कि मैग्नेटिक लेंथ अलग है, मैग्नेट का लेंथ अलग है. मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो थोड़ा जियोग्राफिक लेंथ से कम होता है. Assuming that the magnetic length is 2L and the pole strength is P, pole strength को मैं P बोलता हूँ, north pole strength, south pole strength. तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या था, कोई मुझे बताएगा? व्हाट वाज द इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट? 2AQ. हाँ, 2AQ, वेरी गुड. तो where 2A is the distance between the two charge, where 2A is the distance between the two charge. तो यहाँ पे what should be the dipole moment of bar magnet? तो dipole moment of a bar magnet क्या होना चाहिए? 2L. तो 2L इंटू जो काम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज Pole strength. Pole. pole strength, and pole strength is denoted by P. Pole strength is denoted by P. So this is the definition. ये definition ही है. ये equation कहाँ से आया ऐसा नहीं पूछने का, because this equation itself is a definition of the magnetic dipole moment of the bar magnet. चलो उसका डिरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगा, कोई मुझे बताएगा? चलो North to south. नहीं पहले मुझे सोचो, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का डायरेक्शन क्या था डाइपोल मोमेंट का? minus to positive. वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो काम इलेक्ट्रिसिटी में जो काम नेगेटिव चार्ज कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पॉजिटिव चार्ज कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहा है?
देखो, नॉर्थ। हाँ, पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होता है। यहाँ पे कौन में से बाहर निकलता है, किस में एंटर होता है? नॉर्थ में से बाहर निकलता है। हाँ, तो फिर पॉजिटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल। तो अब मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर रहेगा? नॉर्थ साउथ। अरे इलेक्ट्रिक, साउथ टू नॉर्थ। हाँ, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ पे है? तो कि भैया इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है। तो वहां पे जो काम नेगेटिव चार्ज कर रहा था वो यहाँ पे कौन कर रहा है? तो कि भाई साउथ पोल कर रहा है। तो दैट्स व्हाई आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ नॉर्थ। ऑफ द मैग्नेट। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस तो सर। यहाँ पे बार मैग्नेट का बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैंने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया, बार मैग्नेट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया। यहाँ पे तो कुछ आइंस्टाइन का स्टोरी लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बट मैंने आपको उसके डाइपोल मोमेंट के बारे में भी बता दिया। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है, उसका अभी यूज होगा थोड़ी देर के बाद। वो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से ही आप याद रख सकते हो। और एक नया क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया, नया क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पे दिया, एक है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट वो हमने अभी डिस्कस किया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको थोड़ा आप ध्यान से देखो और उसके बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। ये फिगर के ऊपर से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे और उसके ऊपर से हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे। देखो, जो फर्स्ट वन जो है ना, दैट इज फॉर द बार मैग्नेट। ये जो है वो बार मैग्नेट लिखा हुआ है, वैसे ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये जो है ना वो सोलेनोइड का है। और ये तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल है। देखो, हाँ सर। बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो कि 100% इक्वल है। मतलब बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही है। और दोनों में आप देख सकते हो कि नॉर्थ में से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, साउथ में एंटर होती है। इनसाइड द मैग्नेट और सोलेनोइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब पूरा एक क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा। while in the case of electricity you can see पॉजिटिव में से बाहर निकलता है, नेगेटिव में एंटर भी होता है, बट वापस से अंदर की साइड देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं है, वापस से पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसका क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा। देखो, इसका मतलब ऐसा हुआ। तो यहाँ इसके द्वारा हम मेन डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये है, वो हमने ऑलरेडी पहले से ही हमने डिस्कस कर लिया। चलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज गुडसेट का एग्जाम था, कल गुडसेट का एग्जाम था 12th वाले बच्चों का। और सर तो पता नहीं। उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ब्लैंक एंड सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ब्लैंक। फिर स्केलर वेक्टर स्केलर, ऐसे सब ऑप्शन थे, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का सोर्स, किलर। इलेक्ट्रिक स्टेशनरी चार्ज। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। एंड मैग्नेटिक फील्ड का पता है आपको, आइडिया करंट एलिमेंट था। वेक्टर। वेक्टर। हाँ। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट एलिमेंट था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक वायर है, उसका रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर है, तो उसके एक्सिस से 2 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर है। अ वेरी लॉन्ग वायर इज देयर, वेरी लॉन्ग वायर इज देयर, उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कोई बताएगा फॉर्मूला?
तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। तो इनसाइड द वायर का फॉर्मूला याद है आपको? V0 I अपॉन 2 पाई r। तो याद रखने का टेक्निक मैंने बताया था आपको, क्या r से मल्टीप्लाई करो, r से डिवाइड कर दो और r स्क्वायर कर दो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था उस सेट के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स अभी हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक वही के वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमने डिस्कस किए थे। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, tangent drawn at any point will gives us the, कोई भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या देगा? Direction of magnetic field. Very good. That will give you the direction of the magnetic field. That is a very first characteristic. Number two magnetic field lines can never Intersect each other. two magnetic field lines can never intersect each other, because if they do so at the point of the intersection you got the two directions. So on the same point the two direction of the magnetic field can never be possible. So that's why the magnetic field lines can never intersect. Number two. Number three, magnetic field lines is always from a closed loop. For the bar magnet, it came out from the north pole, go inside the south pole, but inside the magnet it is from south to north. That is the third characteristic. Fourth characteristic, the density of the magnetic field lines. That means magnetic field lines passing per unit area. Magnetic field lines passing from unit cross sectional area. मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने फिक्स्ड कर दिया, तो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो किस जगह पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो द मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज इज द इंटेंसिटी। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर ज्यादा है फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हो और यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही कंसीडर किया, सेम टू सेम, बट यहाँ पे खाली 3 फील्ड लाइंस ही पास हो रही है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो आप देख सकते हो कि पोल पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। सो मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोर इज द इंटेंसिटी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो था वो हमने इलेक्ट्रिसिटी में जो डिस्कस किया था वही डिस्कशन यहाँ पे है। तो क्या ये दैट इज द सेकंड 2 मार्क का क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर। तो ये यहाँ पे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो क्या ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? वैसे मैंने डिस्कस तो कर दिया है, बट ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको एज ए 2 मार्क प्रिपेयर करना है। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? सर सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है हाँ, सर, तो बट बार मैग्नेट में कैसे? मतलब वेरी गुड, यू आर अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। देखो अगर डिस्कशन करेंगे ना तो पूरा मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पूछा तो पूरा मैं डीप में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि भाई सर हमको ये तो पता है कि भाई करंट के द्वारा, करंट जब पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होगा। बट बार मैग्नेट में ऐसा क्या है कि जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो उसका थोड़ा सा रीजन है ना, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा, थोड़ा सा रीजन 4th चैप्टर में आपने पढ़ा। मैं बताऊं मैं क्या बोल रहा हूं? देखो हमने 4th चैप्टर में ये पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रोटेट होता है तो उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus was given by -e/2 mass of electron into the angular momentum, if you remember.
याद है आपको? हाँ सर। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होता है तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो क्या होता है कि उसका डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। बट क्या होता है कि कभी कभी एटम्स के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज के इस डायरेक्शन में रोटेट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो अब क्या होगा, देखो नेट डाइपोल, उसके दोनों के स्पिन अपोजिट हो गए, दोनों के स्पिन अपोजिट हो गए। वो आप शायद आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता होगा कि एक का ऊपर स्पिन है तो दूसरे का नीचे होगा, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया जाता होगा। ऐसा कुछ हाँ आपको सर। chemistry में, हाँ कि ना? हाँ सर। यस। यस तो सर। क्या होगा कि ये दोनों जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के साथ नलीफाई हो जाएगा। तो कुछ बहुत सारे कुछ एटम्स, देखो ये अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के मतलब डाइपोल मोमेंट सारे एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑड है तो एक आध इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट बचेगा, बाकी बचेगा। तो वो जो एटम है उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट बचेगा। बट क्या होता है वापस से, क्या होता है कि जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं तो उसमें सारे एटम्स जो होते हैं ना वो रैंडम मोशन, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब पहली बात तो ये कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं एटम का, बिकॉज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल नलीफाई हो जाएगा। बट सपोज कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हर एक एटम, मटेरियल के हर एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट होगा। बट वो सारे एटम क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं वो सब्सटेंस के अंदर। तो वापस से क्या हो जाएगा कि इसका पूरा अगर वेक्टर सम करेगा तो क्या हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा। जीरो। सो वापस से अगर नेट डाइपोल मोमेंट आप फाइंड करोगे, वेक्टर सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। बट कभी कभी नेचुरली ऐसा हो जाता है, कभी कभी नेचुरली ऐसा हो जाता है कि हर एक एटम का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में आ जाए, हर एक एटम का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में आ जाए। तो अब क्या होगा सोचो, अब क्या होगा अगर कुछ हिसाब से नेचुरली, अगर नेचुरली सारे एटम्स के ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा सोचो। तो फिर वो सब्सटेंस जो है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, एंड दैट इज वी कॉल्ड एज अ बार मैग्नेट। तो क्या ये पूरा चीज समझ में आया आपको? हाँ सर। तो ये बार मैग्नेट कैसे जनरेट होता है वो समझ में आया? सर मतलब सर मतलब कुछ मटेरियल ही मैग्नेट बन सकते हैं या हम किसी मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं? That can be possible only in the ferromagnetic material, aluminium, nickel and copper. तो आयन, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट, निकल एंड आयन जो है उसके वो दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो सब पॉसिबल है। ज्यादा डिस्कशन हम लास्ट में उसका करेंगे, बट मैंने आपको अभी ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है वो मैंने आपको सिखाया, उसका रीजन मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर चलो ये तो पता चल गया कि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, बट सोलेनॉइड के नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे डिफाइन करने होते हैं? जैसे हमने ये सब तो देख लिया कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसे ही है, मतलब सोलेनॉइड के अगर बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं तो उसका मतलब कि सोलेनॉइड के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए। तो मैं एक और आपका क्लियर करता हूं कि भाई सोलेनॉइड में कैसे, सोलेनॉइड के अंदर कौन सा पोल आपको नॉर्थ लेना है, कौन सा साउथ लेना है, पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो भी सपोज आपके पास कोई कॉइल है, सपोज आपके पास कोई कॉइल है, मतलब कोई रिंग है, करंट कैरिंग, और अगर आपने उसको देखा तो अगर आपको ऐसा पता चला कि करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये रिंग के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
तो मुझे बताओ कि अगर आपके फिंगर राइट हैंड के फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाउंड करोगे तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा? इनसाइड। कहाँ पे जाएगा? इनसाइड। रिंग के अंदर से। अंदर जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पोल है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है? साउथ। साउथ, करेक्ट। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है और उसको आप फ्रंट साइड में रखते हो, और अगर आपको ये पता चल गया कि भाई वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसका मतलब कि वो जो साइड है आपके फेस के सामने वो उसका साउथ पोल बिहेव करेगा। बट फ्रेंड, आप आपके फ्रेंड के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप है ना, एक काम करना, जैसे मेरा जो फिंगर है, चलो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरा फिंगर किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज आपके लिए क्लॉकवाइज। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई, हाँ, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बट एक्चुअली मैं तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। मेरे लिए वो क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप एक साइड से देखते हो, तो अगर उसमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है आपको, तो उसके बैक साइड से उसको आपको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा वहां पे? करंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज जो लूप एक साइड से, कोई एक तरफ से वो साउथ पोल बिहेव करती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से वो क्या बिहेव करेगा? नॉर्थ। नॉर्थ। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो अगर आप इसके फिंगर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माउंट करोगे तो आपका थंब बाहर की तरफ आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो आपको पता है कि कौन से पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है? तो बोले नॉर्थ पोल में। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो मतलब ऐसा समझना है कि वो साइड का जो पोल है वो नॉर्थ पोल है। तो देखो मैंने कुछ याद रह जाए ऐसे आपको साइन दिए, देखो साउथ मतलब क्लॉकवाइज तो साउथ बन गया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ बन गया। देखो, देखा आपने? क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर कोई कॉइल है, तो अगर उसको हम एक साइड से देखते हैं, मतलब यहां से अगर देखते हैं, तो अगर वो नॉर्थ है, तो यहां से देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? साउथ। साउथ। तो अब आपको पता चला कि कॉइल के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते ही है। सो इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि कोई भी कॉइल यस। दैट इज अ सोलेनॉइड, कोई भी कॉइल या सोलेनॉइड है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नेट। मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज उसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तो it can be treated as a magnetic dipole, and that is why we are able to define the dipole moment. देखो, डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए डाइपोल तो होना चाहिए ना, तो ही हम डाइपोल मोमेंट इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाम अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो फिर फ्रेंड्स, आपको ये फोर्थ चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछना था कि सर एक रिंग तो रिंग है, वो थोड़ी ना डाइपोल है, तो उसका डाइपोल मोमेंट हमने क्यों डिफाइन किया? तो अब जाके पता चला कि भाई रिंग जो है वो, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है वो एक हिसाब से मैग्नेटिक डाइपोल है ही। और इसी that is why we are able to define the dipole moment like this, NIA. So friends, this is the dipole moment for of a solenoid. ये सोलेनॉइड या कोयल का डाइपोल मोमेंट है। बट अभी हमने डिफाइन किया, आज हमने एक अलग सा डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया, 2L into P. So this is the dipole moment for the, this is what is the dipole moment for the बार मैग्नेट। बार मैग्नेट।
तो फ्रेंड्स बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट एंड सोलेनॉइड दोनों एक हिसाब से मैग्नेट एक हिसाब से डाइपोल ही है। तो दोनों के डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने किया तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यहाँ पे मैंने आपके दो क्वेश्चंस क्लियर किए जो बहुत ही मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि सर बार मैग्नेट के अंदर ऐसा तो क्या होता है कि जिसके द्वारा वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। बिकॉज हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो करंट लूप है या करंट कैरिंग वायर है या फिर कोई करंट है कुछ ना कुछ, और मोशन ऑफ द चार्ज है। तो वो मैंने आपको आंसर दिया कि ऐसा क्यों हुआ कि बार मैग्नेट में क्यों मैग्नेटिक फील्ड होता है। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है सेम हिसाब से है, तो जैसे मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो उसी हिसाब से ये सोलेनॉइड में भी नॉर्थ एंड साउथ होना चाहिए। तो हाँ ये है, और वो कैसे डिटरमाइन करना है वो भी मैंने आपको सिखाया। तो क्या ये बेसिक्स फंडामेंटल आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सर अर्थ માટે કયો ફોર્મ્યુલા છે પહેલે? अर्थ कैन बी बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला थे ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटर, वही फॉर्मूला हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, आज एक बार फिर से बोल देता हूँ कि पूरा टॉपिक है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। ये पूरा टॉपिक है 3-4 पेज का, तो उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसके पहले भी आपने कुछ सफारी का मुझे बताया था, तो एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा टॉपिक है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का। ओके હા સર। ओके तो સર બટ એમાં કંઈક ગુજરાતીમાં એવું લખ્યું હતું કે જે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં આવે છે એ ખોટું છે એવું કંઈક લખાયું। ना બધું સાચું જ છે। तो ये ये जो टॉपिक है उसमें हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो ये वापस से कुछ इंटीग्रेशन लेके प्रूव किया हुआ है, बट चीज़ वही का वही है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो देखो ये क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे, और ये जो है वो सोलेनॉइड है। तो आपको सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा स्मॉल पार्ट ले लिया, और फिर उसके बाद उन लोगों ने उसका इंटीग्रेशन करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। बट हम सीधा भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सोलेनॉइड कैन बी गिवन बाय NIA। सो दैट इज इक्वल्स टू NI इंटू ए के बदले पाई आर स्क्वायर। अब कोई भी रिंग है, अगर कोई भी रिंग है तो कोई भी रिंग का अगर आप एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर कोई भी रिंग का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला है μ0 NI R स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस को मैं R बोल रहा हूँ, तो μ0 NI R स्क्वायर अपॉन 2, सपोज कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस r है, तो अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब है ना, अब हम इसको हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे। तो μ0 अपॉन 2 पाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 में कर ही लिया है, एक बार वापस से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड कर दिया, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू। तो ये तो क्या हो गया, NI इंटू पाई स्क्वायर, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया ऊपर का, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया NI इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 μ0 अपॉन 4 पाई डाइपोल मोमेंट M अपॉन ये R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को, मतलब R स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देता हूँ, R स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर रहा हूँ। इफ x इज मच ग्रेटर देन R,
सो निग्लेक्टिंग आर स्क्वायर, तो आर एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, तो नो नीड टू डिस्कस दिस थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है, ये पूरा क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, ये आपको करना है कहाँ, देखो लास्ट में तो वही आ गया, μ0/4π 2μ0/4π m/r³ where r is the distance। तो ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, तो ये जो टॉपिक है वो हम यहाँ से प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो 4th चैप्टर में हमने ऑलरेडी किया है। अब देखो भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत ही मायने रखता है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन। मुझे आप मुझे उसके कुछ आंसर देंगे, मैं कुछ आपको बताऊंगा। अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कंपेयर द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मुझे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो कुछ मैं लिखूंगा, कुछ आप मुझे बताना। ओके ओके तो फ्रेंड्स, let's discuss some equations, discuss some formulas. हाँ बोल। सोचो बोल। हाँ 5000 अभी दे। ओके सो फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो कांस्टेंट है उसको हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। कांस्टेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी वी आर राइटिंग 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिसिटी में जहां जहां पे 1/4π एप्सिलॉन आएगा वहां पे मैग्नेटिज्म में क्या आएगा? म्यू नॉट। पूरा बोलो। तो मैग्नेटिज्म म्यू में नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। μ0/4π आएगा। चलो ये बात समझ में आया आपको? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और हम बोलते हैं +q एंड -q, तो मैग्नेटिज्म में क्या आएगा? तो बता। पी एन माइनस पी तो पोल्स मतलब पोल स्ट्रेंथ। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आधा चैप्टर के लिए काम आएगा फ्रेंड्स। 50% ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस। तो पोल स्ट्रेंथ में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज के बदले नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ आएगा एंड नेगेटिव चार्ज के लिए साउथ पोल स्ट्रेंथ आएगा। वैसे अगर फोर्स की बात करते हो तो हम लिखते हैं F = QE। तो यहाँ पे फोर्स के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ P आएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड B आएगा। So this is the formula for the force in the magnetism, pole strength into the magnetic field B.
देखो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? तो हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट लिखते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर 2a वेक्टर q एंड द डायरेक्शन इज -q2 + q, ऐसा लिखते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? 2LP. So magnetic dipole moment of the bar magnet is equals to vector 2L into vector pull strength, vector 2L into P, और उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगा? South pole to North pole. नॉर्थ पोल। चलो फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें हम अगर एक्सिस की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था? वेक्टर E इज इक्वल टू 2k p r अपॉन r square minus a square cos square into p cap. And if r is much greater than a, then that formula was converted into the E is equals to 2k p upon r cube into p cap. So similarly here also you can define the same thing, that magnetic field of bar magnet, magnetic field of a bar magnet or solenoid, magnetic field of a bar magnet or solenoid, that is a dipole, magnetic dipole। तो इसके लिए भी दो फॉर्मूला, अगर एक्सिस की बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 2μ02 k, जस्ट अभी हमने प्रूव किया, अपॉन r² माइनस l² का स्क्वायर into m cap, and if r is much greater than l, then that b will gets converted into the 2k p upon r cube into p cap. अब secondly here also we can consider for the equator। तो इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे भैया? तो माइनस के बदले 1/4πε0 माइनस के पी अपॉन r² प्लस a² raised to 3/2 into p cap. Or here also r is much greater than a, then this electric field was converted into -1/4πε0 p upon r cube into p cap. So similarly here also we can apply the similar formula इक्वेटर के लिए। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि इक्वेटर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो माइनस के बदले μ0/4π m अपॉन r² प्लस l² रेज टू 3/2 into m cap। और इफ r इज मच ग्रेटर देन l, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब इंटू एम कैप। ओके,
सो फ्रेंड्स अभी ये कंपैरिजन चलेगा। चलो कोई मुझे बताएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला P फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द P डाइपोल इन द, तो टॉर्क का E PE sin sin theta. theta. हाँ, तो टॉर्क इन द इलेक्ट्रिसिटी, तो टाउ वाज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई इफ यू रिमेंबर, एंड अगर उसका मैग्नीट्यूड ओनली इफ यू थिंकिंग दैट इज अ पी साइन थीटा। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे सोच के बताओ कि इसी हिसाब से अगर सोचना है इसी हिसाब से, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा भैया? M cross B. तो यहाँ पे हो जाएगा टाव इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। इफ यू रिमेंबर बिना साइन थीटा ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। चलो किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी? Tau theta. रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी डॉट ई था। When you place a dipole in the uniform electric field, the potential energy was given by minus p theta। चैप्टर नंबर 2 में हमने प्रूव किया था। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो माइनस पी डॉट ई मतलब पी कोस थीटा। इसी थ्योरी में हमने ऐसा भी प्रूव कर दिया था कि थीटा इज इक्वल टू जीरो वाला जो कंडीशन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहता है, एंड दैट इज अ नेगेटिव मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला जो है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और वो प्लस पी होता है, और उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा भैया? Minus MB. M एग्जैक्टली dot B. माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम डॉट बी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, मतलब हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। तो यहाँ पे भी वही बात हम यहाँ पे दोहरा सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। और वही बात हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होता है और वो प्लस एम भी रहता है, और उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर आ स्टेबल અને અનસ્ટેબલ એકવાર ફરીથી સમજાઈ દો ને. हाँ देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा हुआ 4-0. कि उसके ऊपर फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। तो देखो वैसे भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मैं ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए समझाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड सेम वे आप समझ सकते हो। ओके, હા સર. तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स तो वैसे भी क्या होगा? 0. होगा ही। बट टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो पी साइन थीटा है, तो उसमें थीटा इज इक्वल टू जीरो प्लेस करो तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? મિનિમમ. जीरो जीरो होता है टॉर्क का पी साइन હા थीटा। સાइन. तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लेस करो 180, तो साइन 180 वो भी 0. मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180 दोनों प्लेस ऐसा है, दोनों पोजीशन ऐसा है कि जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। थीटा जीरो वाले कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, वहां पे भी रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है। थीटा 180 वाले में भी रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम तो अचीव हो रहा है। बट जीरो वाले प्लेस को इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं कि अगर आप जीरो वाले पोजीशन से डाइपोल को डेविएट करोगे
तो वो वापस से उसी पोजीशन में वो वापस आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर थीटा इज इक्वल टू 180 वाले प्लेस से अगर डाइपोल को अगर आप डेविएट करोगे तो वो क्या करेगा पता है आपको, घूम फिर के वापस से वो थीटा इज इक्वल टू 0 वाले पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 इक्विलिब्रियम है, बट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज वहां से अगर कोई उसको सहज भी मतलब उसको डेविएट करेगा तो वो वापस से उसका स्टेट चेंज कर देगा, वो थीटा इज इक्वल टू 0 वाले स्टेट पे आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। कोई भी सिस्टम, इट इज अ नेचुरल रूल कि कोई भी सिस्टम ऐसा ट्राई करता है ऑलवेज कि जिसके अंदर उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। कोई भी सिस्टम ऑलवेज स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने का ट्राई करता है कि किसके अंदर उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहता है। तो चलो फ्रेंड्स, क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। शायद ये हमने एक आध न्यूमेरिकल में किया है, आई डोंट नो। ये 11 चैप्टर में, 5th चैप्टर में हमने कर दिया था कि वर्क डन, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचते हो कि कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में से θ1 एंगल में से θ2 एंगल पे ले जाना है, तो उसका जो वर्क डन होता है वो PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। वो हमने 4th चैप्टर में अभी हमने प्रूव किया। 4th चैप्टर के अंदर एक न्यूमेरिकल में हमने प्रूव कर दिया था MB cos θ1 माइनस cos θ2। इज इट ट्रू फ्रेंड्स? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर देखो तो ये फॉर्मूला प्रूव किया है, मैग्नेटिज्म में प्रूव किया है, और इलेक्ट्रिसिटी में हम डायरेक्टली उसको याद रखेंगे। तो MB cos θ1 minus cos θ2. So this is the formula of a work done to rotate the dipole in the uniform electric or magnetic field from its θ1 position to θ2 position. तो डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन में रोटेट करने के लिए ये चीज होती है, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर दो चार्ज है, दो पॉइंट लाइक चार्ज, तो दो पॉइंट लाइक चार्ज के बीच में फोर्स क्या रहता है? तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन r² होता है। तो हियर ऑल्सो दो पॉइंट लाइक पोल स्ट्रेंथ अगर है, दो पोल्स है हमारे पास, दो पोल्स, तो उसके बीच में जो फोर्स आएगा वो μ0/4 पाई पोल स्ट्रेंथ 1 पोल स्ट्रेंथ 2 अपॉन r² होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? सर बट ये r² जो है वो कहाँ से लेना है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल। देखो ये फॉर्मूला है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज आर पॉसिबल, बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग अलग से पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेट पॉसिबल है बट मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला खाली लिखा है मैंने, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत फटाफट खत्म होने वाला है। आप कुछ भी करके कभी भी ये लेक्चर, ये चैप्टर है उसके लेक्चर मिस मत करो। तो अभी कुछ कंपैरिजन करना है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा एज पर द शेड्यूल रहेगा। तो उसमें फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू डोंट मिस द लेक्चर। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक लेक्चर अटेंड करते हो, तो 70 to 75% टॉपिक यहाँ पे बैठे बैठे क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 इज लाइक दैट चैप्टर। तो अगर ये लेक्चर पूरे अटेंड करते हो तो 70% आपका यहाँ पे ही प्रिपेयर हो जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आज का सेशन में अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपका ये थर्सडे जो एग्जाम है, ऑन दिस थर्सडे यू विल बी हैविंग एग्जाम ऑफ द चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। चैप्टर 4 कंप्लीट है, उसका एग्जाम 100 मार्क्स का एग्जाम है। डोंट मिस द एग्जाम। चैप्टर नंबर 4 100 मार्क्स का एग्जाम ऑन दिस थर्सडे। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे अभी एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।